Hello everyone. A very good evening to all my dear students. Welcome to the session guys. So आज मैं आपके लिए कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड ग्रामर रूल्स लेके आई हूँ जिनको आप एग्ज़ाम से पहले रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले जब आप रिवाइज करोगे एक रात पहले 2 दिन पहले तो आपको ये बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि ये सारे रूल्स हम ऑलरेडी अपनी लाइव क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ये सिर्फ हम यहाँ पर पॉलिशिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यार एक टॉपिक में 14-15 रूल्स होते हैं, हम कैसे उनको रिवाइज़ करें इतने सारे को, ठीक है, और हमें एग्जाम में कैसे याद रखें कि कौन से रूल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड ग्रामर रूल्स है जहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, वो टॉपिक मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो जल्दी से हम इस सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। जो भी बच्चे सेशन में आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं, देख रहे हैं, वो प्लीज़ एक बार लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड रूल्स ऑफ ग्रामर में। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें एडिशनल बता रही हूँ जिनको आपको पूरा ही देखना पड़ेगा बच्चे। सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट का जो टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट का जो टॉपिक है वो आपको पूरा देखना है, ठीक है। कंप्लीट टॉपिक रिवाइज करना है, ठीक है। कंप्लीट टॉपिक कहाँ से रिवाइज करेंगे, मैं आपको ऑलरेडी लिंक्स इस वीडियो में अटैच कर दूंगी। आपको सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट के हमारे क्लासेस हो चुकी हैं, सारे रूल्स पढ़ाए हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं, पूरे 3 डेज क्लासेस में हमने सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट पढ़ा है, ठीक है। तो ये पूरा सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट का टॉपिक जो है ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और इसको तो आपको पूरा ही रिवाइज करना है। इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल हमने इसमें भी ऐड किए हैं, लेकिन आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू रिवाइज द फुल सेशन, ठीक है। पूरे सेशन को रिवाइज करना है, एक इस पूरे सेशन को रिवाइज करना है, दूसरा कंडीशनल सेंटेंस के पूरे सेशन को रिवाइज करना है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों में बिल्कुल भी मक्कारी मत करना, ज़रूर से रिवाइज करना, ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 1, ये भी आपका सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट से रिलेटेड है। जब भी हम किसी सेंटेंस में मोर देन वन का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, मोर देन वन का, तो हमेशा याद रखिए मोर देन वन के बाद जो भी नाउन यूज़ किया जाएगा वो सिंगुलर होगा, और जो वर्ब यूज़ की जाएगी वो भी सिंगुलर होगी। ऑलवेज रिमेंबर दिस रूल, नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगी, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि मोर देन वन, फिर मैंने बोला चांसेस वॉज गिवन टू हिम, तो ये सेंटेंस बच्चों क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है मोर देन वन से, तो इसके बाद चांसेस नहीं आ सकता, चांस आएगा। तो आपको बोलना है मोर देन वन चांस वॉज गिवन टू हिम, एक से ज़्यादा जो चांस है उसको दिया गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है कि जब भी किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग मोर देन वन से होती है तो उसके बाद आपको नाउन जो है वो सिंगुलर रखना है और वर्ब भी सिंगुलर रखना है, ठीक है। बट अगर सेंटेंस में आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दे मोर चांसेस, मतलब आपको दूसरा कॉन्सेप्ट इसी में मैं ऐड कर रही हूं कि अगर सेंटेंस में कभी मोर के बाद नाउन आ गया, ठीक है, मोर के बाद नाउन आ गया, तो वो नाउन बच्चों हमेशा प्लूरल होगा, और यहां पर जो देन आएगा, ठीक है, उसके बाद मतलब मोर देन के बीच में नाउन आ गया तो वो नाउन प्लूरल होगा, ठीक है, और उसके साथ जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल ही होगी। तो यहां पर जो मैंने बोला है मोर चांसेस देन वन, तो ये होगा वर गिवन टू हिम, ठीक है। तो 2 कॉन्सेप्ट, ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट क्या हुआ, पहला कि मोर देन वन के बाद नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। मोर देन वन चांस वॉज गिवन टू हिम, मोर देन वन क्वेश्चन वॉज अटेम्प्ट बाय मी, ठीक है, तो अटेम्प्टेड बाय मी, तो यहाँ पर आपने यूज़ किया है मोर देन वन के बाद, तो नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर होगा। और अगर मोर के बाद नाउन आता है तो वो प्लूरल होगा, देन उसके बाद आया है तो कंडीशन में वर्ब भी आपको प्लूरल रखनी है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। यहाँ देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है। ये आपका जो क्वेश्चन है PYQ है। फॉरेन इन्वेस्टर्स एक्सेप्ट द हाई कोर्ट्स डिसीजन फॉर नॉट इन्वेस्टिंग मोर देन वन इंटरनेशनल कंपनीज। दिखाई दे रहा है कि ये क्या लिखा है, मोर देन वन, तो कंपनीज नहीं हो सकता बेटा, ये होना चाहिए कंपनी,
ठीक है, मोर देन वन कंपनी, तो बी पार्ट में एरर है। सो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने एक्सेप्ट किए हाई कोर्ट्स के डिसीजन को कि वो इन्वेस्ट नहीं करेगा इन मोर देन वन इंटरनेशनल, एक से ज़्यादा इंटरनेशनल कंपनी में। तो मोर देन वन इंटरनेशनल कंपनी शुड बी यूज्ड, कंपनीज कैन नेवर बी यूज्ड। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन हियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल आपका क्या है? नेक्स्ट रूल आपका ये है कि जब भी हम किसी सेंटेंस में वन ऑफ का यूज़ करते हैं तो उसके बाद जो भी नाउन आता है वो प्लूरल होता है। ये रूल मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, ना केवल वन ऑफ, बाकी जितने भी ऑफ वाले वर्ड्स हैं, आइदर ऑफ है, नाइदर ऑफ है, एनी वन ऑफ है, एवरी वन ऑफ है, वन ऑफ है, मैनी ऑफ है, इन सभी के बाद बच्चों नाउन प्लूरल होता है, नाउन प्लूरल होता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो वर्ब आती है ना वो हमेशा फर्स्ट वर्ड के अकॉर्डिंग आती है सेंटेंस की। तो पहला वर्ड कौन है? वन है, तो इसके साथ वर्ब हमेशा कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, सिंगुलर आएगी। जैसे अगर मैंने बोला वन ऑफ माई पैंट्स, ठीक है, हैव लॉस्ट, तो ये सेंटेंस बेटा बिल्कुल गलत हो गया। मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे बहुत से पैंट्स हैं, उनमें से जो मेरा एक पेन है ना वो खो गया है। तो सारे पेन नहीं खोए हैं, कितना पेन खोया है? एक। तो एक के लिए ही आपको वर्ब लगानी है। तो एक के लिए जब आप वर्ब लगाओगे तो हैव हट जाएगा और हैज़ हो जाएगा। तो ये होगा वन ऑफ माई पेन्स हैज़ लॉस्ट। ठीक है, मेरे बहुत से पेन हैं, उनमें से जो एक पेन है ना वो खो गया है, वो खो गया। सारे नहीं खोए, उनमें से एक पेन खो गया है। तो आपको एक के लिए वर्ब लगानी है। तो वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है और वर्ब सिंगुलर होती है। वन ऑफ कब यूज होता है? जब आप बहुत सारों में से एक की बात कर रहे हो, चॉइस ले रहे हो कि यार मेरे पास 2-3 पेन थे, उनमें से एक खो गया है। ठीक है, दूसरा है कि जब भी आपने किसी सेंटेंस में वन ऑफ यूज किया तो डेफिनेटली नाउन प्लूरल ही आएगा। लेकिन अगर आपने देखा कि नाउन प्लूरल के बाद और वर्ब और नाउन के बीच में ये तीन में से कोई भी वर्ड आ गया, कौन सा? हु, विच या फिर दैट, हु, विच या फिर दैट, और इसके बाद सब्जेक्ट नहीं लगा है, सीधा क्या दी हुई है? वर्ब दी गई है। सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, सीधा वर्ब दी गई है। तो उस सिचुएशन में बच्चे आपको याद रखना है कि वर्ब हमेशा प्लूरल होगी, हमेशा प्लूरल होगी। क्यों? क्योंकि ये वर्ब हमेशा इस वाले नाउन से कनेक्टेड होती है और ये नाउन हमेशा प्लूरल होगा क्योंकि वन ऑफ के बाद आ रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि दिस इज वन ऑफ माई पैंट्स, ये मेरे उन पैंट्स में से एक है। ठीक है, अब मैंने बोला विच वॉज यूज्ड बाय मी इन द एग्जाम। ठीक है, अच्छे से समझना, कॉन्सेप्ट को फोकस करते हुए कॉन्सेप्ट को बच्चे समझना। मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ? मैं बोल रही हूँ कि दिस इज वन ऑफ माई पैंट्स, ये मेरे उन पैंट्स में से एक है, ठीक है, जो मैंने एग्जाम्स में यूज किए हैं। ये उन पेन्स में से एक है जो मैंने एग्जाम में यूज किए हैं। ठीक है, तो एग्जाम में मैंने कितने पेन्स यूज किए हैं? एक से ज्यादा पेन्स यूज किए हैं, प्लूरल। ये उनमें से एक है। ठीक है, तो आपने देखा विच आ गया, तो प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है पेन्स, तो आप वॉज को रिप्लेस कर दोगे किसके साथ? वर के साथ। सो दिस इज वन ऑफ माई पेन्स विच वर यूज्ड बाय मी इन द एग्जाम। ये मेरे उन पेन्स में से एक है जो एग्जाम्स में यूज किया गया है मेरे द्वारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। When two nouns are joined by the conjunction, जब भी हम दो नाउन्स को कंजंक्शन से जोड़ते हैं, ठीक है, कौन से कंजंक्शन से? ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, यू मस्ट रिवाइज दिस रूल। विथ, टुगेदर विथ, along with, and not, as well as, in addition to, unlike, accompanied by या फिर इंक्लूडिंग। तो जो भी वर्ब होती है वो हमेशा फर्स्ट नाउन के मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस रूल। जब भी हम किसी सेंटेंस में विथ, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, एज वेल एज, इन एडिशन टू, accompanied by, इंक्लूडिंग, इन कंजंक्शंस का यूज करते हैं, जिनमें से 90% कंजंक्शन का मीनिंग होता है साथ। तो इनके बाद जो भी वर्ब आती है वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। मतलब एक नाउन होगा, उसके बाद ये वाले कंजंक्शन होंगे, ये जितने भी लिखे हैं विथ, इनमें से कोई भी हो सकता है, फिर नाउन होगा, फिर होगा वर्ब का प्लेस।
तो ये जो वर्ब होगी ना बेटा, वो इस नाउन से कनेक्ट नहीं होगी, इस वाले नाउन से कनेक्ट होगी हमेशा, ठीक है, फर्स्ट नाउन से कनेक्ट होगी। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ पहले। जैसे मैंने बोला कि मदर विथ चिल्ड्रन, मदर विथ चिल्ड्रन। अब मैंने बोला आर गोइंग टू मार्केट, बताओ करेक्ट है? मदर विथ चिल्ड्रन आर गोइंग टू मार्केट, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है बेटा? गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला है विथ, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो कौन है? मदर है, और मदर कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो आर को रिप्लेस कर दो इज के साथ, तो ये हो जाएगा मदर विथ चिल्ड्रन इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है, मदर विथ चिल्ड्रन इज गोइंग टू मार्केट। तो सब्जेक्ट जो है वो मदर है, जिसके साथ इज लगाओगे, आर नहीं लगाओगे। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया है। स्टाफ मेंबर्स एकम्पनाइड बाय दिखा लग रहा है, एकम्पनाइड मतलब साथ में, देखो ये लिखा है एकम्पनाइड बाय। मेंबर्स ऑफ डेलीगेशन हैज टेकन पार्ट इन द चैरिटेबल एक्टिविटी। हमें ऐसा लगता है कि मेंबर ऑफ डेलीगेशन के लिए या डेलीगेशन के लिए वर्ब नहीं, एकम्पनाइड बाय के पहले क्या है? स्टाफ मेंबर्स है। तो मेंबर्स कितने हैं बच्चों? डेफिनेटली मेंबर्स एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, तो यहाँ पर आपको हैज़ नहीं लगाना है, आपको सीधा हैव लगाना है, हैव लगाना है। तो स्टाफ मेंबर्स एकम्पनाइड बाय मेंबर्स ऑफ डेलीगेशन हैव टेकन पार्ट इन द चैरिटेबल एक्टिविटी, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट रूल है कि जब भी हम किसी सेंटेंस में मॉडल्स का यूज़ करते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं? जैसे आपका विल है, वुड है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शुड है, मस्ट है, और टू है, नीड टू है, डेयर टू है, ये सारे मॉडल्स हैं। ये पूरी इंग्लिश में कभी भी यूज़ होंगे, कहीं भी यूज़ होंगे। इनके बाद वर्ब किस फॉर्म में आती है बच्चे? फर्स्ट फॉर्म में आती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है, ठीक है। मॉडल्स के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है। जैसे मैंने बोला ही शुड, तो मैं बोलूँगी डू दिस वर्क, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी ही शुड डिड दिस वर्क, ही शुड डन दिस वर्क, ये सब गलत है। मॉडल प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, जैसे ये वुड पास्ट है ना, विल का पास्ट है ना, तो भी आप इसे कंप्लीटेड नहीं कर सकती, शी वुड कंप्लीटेड दिस असाइनमेंट, ये गलत हो जाएगा। आप बोलोगी शी वुड कंप्लीट दिस असाइनमेंट, वो इस असाइनमेंट को क्या करेगी? कंप्लीट करेगी। तो जितने भी मॉडल्स होते हैं उनके बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है। देखो अब इसमें सबसे ज़्यादा जो एरर आता है ना, वो हेल्पिंग वर्ब वाला आता है। हेल्पिंग वर्ब जैसा कैसे? अगर मैंने बोला कि स्मोकिंग विल हैड अ बैड इफेक्ट ऑन योर हेल्थ, स्मोकिंग का तुम्हारी हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेटा गलत है। ये क्यों गलत है? आपने देखा कि आपने क्या यूज़ किया? विल। विल क्या है? मॉडल है, और मॉडल पूरी इंग्लिश में कभी भी यूज़ होता है, उसके बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है। आप देखो CDS के एग्जाम में, SSC के एग्जाम में, NDA के एग्जाम में, सब में ये पैटर्न पूछा गया है। मॉडल के बाद हैड लगा दिया या मॉडल के बाद हैज़ लगा दिया, इसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। अब देखो हैव की 5 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। तो हैव आपकी फर्स्ट फॉर्म है, हैड आपकी सेकेंड फॉर्म है, और हैड आपकी थर्ड फॉर्म है, हैविंग आपकी फोर्थ फॉर्म है, और आपकी फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? हैज़ होती है, ठीक है। तो मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हैड देखो कौन सी फॉर्म है? सेकेंड और थर्ड, ना तो सेकेंड आती ना तो थर्ड आती, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हैड को हटा दे और इसको क्या करोगे? हैव कर दोगे। तो स्मोकिंग विल हैव अ बैड इफेक्ट ऑन योर हेल्थ, स्मोकिंग का तुम्हारी हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ना केवल विल के साथ बल्कि जितने भी मॉडल्स होते हैं, आपका विल है, वुड है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शुड है, एनी मॉडल, नीड टू, डेयर टू, मस्ट, सबके बाद आप हैव लगा सकते हो फर्स्ट फॉर्म के तौर पे, लेकिन आप कभी भी उसके साथ हैड, हैज़ या हैविंग नहीं लगा सकते, ओके। और ये पैटर्न बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, इट बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट यू मस्ट थॉट ऑफ पोस्टपोनिंग ऑल योर प्रोग्राम्स टिल टुमारो मॉर्निंग, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ है। अब आपने देखा कि इट बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट यू मस्ट थॉट, मस्ट क्या है बेटा? मॉडल है, और मॉडल के बाद थॉट कैसे आ सकता है? ये तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है, बट ना तो मॉडल के बाद सेकेंड फॉर्म आती है, ना तो थर्ड फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इट बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट यू मस्ट थिंक ऑफ पोस्टपोनिंग, क्या करेंगे आप? थिंक करेंगे, थॉट नहीं करेंगे, थॉट इज टोटली इनकरेक्ट, ठीक है।
चलिए अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, आपका हो गया सिंस और फॉर। देखो इसके बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे A to Z। सिंस कहाँ पर यूज़ होता है, फॉर कहाँ पर यूज़ होता है, उससे पहले मैं आपको दोनों बता रही हूँ कि दोनों क्या होते हैं। तो सिंस और फॉर सेंटेंस में या तो टाइम को शो करते हैं दोनों, या तो रीज़न को बताते हैं। पहले या तो ये टाइम को बता सकते हैं, दूसरा ये रीज़न को बता सकते हैं। और ये या तो प्रपोजिशंस होते हैं या तो ये कंजंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब ये प्रपोजिशन कब होते हैं, कंजंक्शन कब होते हैं, ये मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। बट अभी आप दो चीज़ें याद रखिए कि सिंस और फॉर जब भी दिखेगा उससे रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट याद रखो। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि या तो वो टाइम को बता रहा होगा या तो वो कारण को बता रहा होगा। ठीक है, तो टाइम को बताएगा प्रपोजिशन में, कंजंक्शन में रीजंस को बताएगा, और बाकी हम डिटेल में देख रहे हैं। ठीक है, देखो सिंस और फॉर व्हेन डज इट वर्क एज अ प्रपोजिशन और कंजंक्शन। तो कब ये एक प्रपोजिशन की तरह काम करेंगे, कब ये कंजंक्शन की तरह काम करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे कर देना व्हेन डू दे वर्क, हम दोनों की बात कर रहे हैं ना इसलिए। सो आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट। तो यहाँ पर सिंस क्या है बच्चे, यहाँ पर सिंस कंजंक्शन है। ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर सिंस क्या है, यहाँ पर सिंस कंजंक्शन है। ठीक है, ही हैज़ बीन एब्सेंट फॉर 4 days, वो 4 दिनों से क्या है, एब्सेंट है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी कंजंक्शन है। अब मैंने बोला ही कुड नॉट कम फॉर ही वॉज इल, वो यहाँ नहीं आ पाया क्योंकि वो बीमार था, क्योंकि। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर ये प्रपोजिशन है सिंस, टाइम को बता रहा है। अब मैंने बोला सिंस ही वॉज एब्सेंट, ये देखो सिंस ही वॉज एब्सेंट ही कुड नॉट कंप्लीट द टास्क, क्योंकि वो एब्सेंट था इसीलिए वो टास्क को कंप्लीट नहीं कर सका। तो यहाँ पर ये जो ही है ना बेटा, ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका कंजंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंजंक्शन है, आपका फोर्थ कंजंक्शन है और फिफ्थ। बाकी ये दोनों टाइम को जो बता रहे हैं ये प्रपोजिशंस की तरह हम इन्हें काउंट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो प्रपोजिशंस और कंजंक्शंस में क्या डिफरेंस होता है, आपको कैसे पता चला कि ये कंजंक्शन है, आपको कैसे पता चला कि ये प्रपोजिशन है। देखो अगर सिंस के बाद एक कंप्लीट सेंटेंस दिया है, कंप्लीट सेंटेंस मतलब जहां पर आपने देखा कि सिंस के बाद एक प्रॉपर सब्जेक्ट आ रहा है, जैसे यहां पर आया ही, जैसे यहां पर आया ही, यहां पर ही आया ना, ये फिर से यहां पर क्या आ गया, ही लेफ्ट। तो जब आपने देखा कि यहाँ पर इस तरीके से ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को, तो वहां पर ये प्रपोजिशन है। और जहां पर ये रीजन बता रहा है एक तरीके से, वहां पर आपका ये जो सिंस है ये क्या बन जाएगा, ये कंजंक्शन बन जाएगा। मैंने बोला आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा, सिंस ही लेफ्ट, कब से नहीं देखा, जब से वो ये छोड़ कर गया है तब से नहीं देखा। ठीक है, तो जहां पर प्रॉपर सब्जेक्ट आता है ना बेटा, जहां पर प्रॉपर सब्जेक्ट आता है वो आपका कंजंक्शन होता है। ठीक है, यहां पर सिंस टाइम को बता रहा है और कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। दूसरा ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यहां पर ये प्रपोजिशन है, यहां पर कुछ नहीं आया, कोई प्रॉपर नाउन प्रोनाउन नहीं आया। मैंने बोला कि सुबह से मैं यहां पर काम कर रही हूं, ये प्रपोजिशन है। ही हैज बीन एब्सेंट फॉर 4 days, वो 4 दिनों से एब्सेंट है, तो यहां पर फॉर आया। ही कुड नॉट कम फॉर, वो क्यों नहीं आया, क्योंकि वो बीमार था। तो क्योंकि मतलब ये सेंटेंस लेके आया है अपने बाद। तो जब एक पूरा प्रॉपर सेंटेंस लेकर के आता है ना, तो वो आपका कंजंक्शन की तरह काम करता है। और जो सिर्फ टाइम को बता रहा है और मॉर्निंग है, इवनिंग है, 2 दिन है, 4 दिन है, तो वो प्रपोजिशन की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को, कहाँ पर कंजंक्शन होगा, कहाँ पे प्रपोजिशन। देखो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे ना कि ये सिंस मुझे कंजंक्शन जैसे नहीं लग रहा है, प्रपोजिशन जैसा लग रहा है, तो याद रखो कि प्रपोजिशन अगर ये कभी भी बनता है ना, और तो इसके बाद जो भी प्रोनाउन आता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का होता है। हम बोलते हैं ना कि दिस इज फॉर मी, ये मेरे लिए, फॉर मी, कभी ऐसा बोलते हो क्या दिस इज फॉर आई, नहीं। क्यों, क्योंकि प्रपोजिशन अपने बाद बच्चों हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेती है, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेती है। प्रपोजिशन कोई भी हो वो हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेती है, लेकिन कंजंक्शन जो है वो सब्जेक्टिव केस लेता है, क्योंकि उसे दूसरा सेंटेंस जोड़ना होता है। सिंस ही वॉज एब्सेंट, सिंस ही लेफ्ट, ठीक है, फॉर ही वॉज इल, तो ये प्रॉपर सेंटेंस अपने साथ कैरी करे हुए हैं। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं कंजंक्शन की तरह काम कर रहे हैं।
अब हम डिफरेंस देख रहे हैं कि सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस होता है। तो बच्चे सिंस जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब फिक्स टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कोई काम 2 बजे चल रहा है तो आप सिंस लगाओगे। जैसे मैंने बोला कि जनवरी में चल रहा है, अच्छा तो ये आप सिंस लगाओगे। मैंने बोला कि ये मंडे को हो रहा है तो आप सिंस लगाओगे। ठीक है, तो सिंस एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है और फॉर जो है लेंथ ऑफ टाइम मतलब ड्यूरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने बोला कि 2 से 4 बजे तक, तो ये लेंथ कवर हुआ ना 2 से लेके 4 बजे तक। जैसे मैंने जनवरी से जो है मार्च तक, तो ये लेंथ कवर हुआ जनवरी टू मार्च। ठीक है, फिर मैंने बोला मंडे से लेके सैटरडे तक, तो ये लेंथ कवर हुआ। तो जहाँ पर लेंथ आ जाता है, ड्यूरेशन आ जाता है, लेंथ ऑफ टाइम आ जाता है, वहाँ पर आप फॉर लगाते हैं। जो डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम होता है, फिक्स टाइम होता है, वहाँ पर आप सिंस लगाते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने बोला दिस कस्टम हैज़ बीन इन प्रिवलेंस सिंस या फिर फॉर एजेस। ठीक है, क्या आना चाहिए यहाँ पर बताओ। मैंने बोला कि ये जो कस्टम है वो प्रिवलेंस में कब से है, एजेस से है। ठीक है, तो आपने देखा कि एजेस से है, तो एजेस में कोई फिक्स टाइम है क्या, कोई पर्टिकुलर एज की मैं बात कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर बच्चों सिंस नहीं आएगा, फॉर आएगा। फिर मैंने अगर बोला होता कि सेंचुरीज, तो सेंचुरीज में भी मैंने मेंशन नहीं किया कौन सी सेंचुरी, 6th सेंचुरी, 7th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, नहीं मेंशन किया। तो सेंचुरीज ये भी एक ड्यूरेशन बता रहा है, ड्यूरेशन के लिए आप हमेशा फॉर लगाते हो, सिंस नहीं लगाते हो। ठीक है, इसके अलावा फिर मैंने यहाँ पर प्रॉपर बोल दिया कि 7th सेंचुरी की मैं बात कर रही हूँ, तो ये आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम है जिसके साथ आप सिंस लगाओगे, फॉर नहीं लगाओगे। नेक्स्ट आपने बोला एंशिएंट टाइम, तो ये मॉडर्न टाइम है, एंशिएंट टाइम है। ठीक है, मेडिवल पीरियड है, ये सब जो है आपके फिक्स्ड हैं, फिक्स्ड एरा है एक तरीके से, है ना। तो इनके साथ आप फॉर नहीं लगाते हो, इनके साथ आप सिंस लगाते हो। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को समझ आया कि जैसे अगर मैंने बोला कि मैं 2 घंटे से काम कर रही हूँ तो मैं बोलूँगी आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours। ठीक है, लेकिन अगर मैंने बोला कि मैं 2 बजे से काम कर रही हूँ तो मैं बोलूँगी आई हैव बीन वर्किंग सिंस 2 PM। तो ये डिफरेंस है कि फिक्स टाइम के लिए आप सिंस लगाएंगे और जहाँ पर भी ड्यूरेशन बता रहे हैं वहाँ पर आप क्या लगा देंगे, फटाफट से फॉर लगा देंगे। देखो जैसे मैंने बोला शी हैज़ बीन स्लीपिंग, सिंस आएगा कि फॉर आएगा 2 PM, तो यहाँ पर 2 PM आपका एक फिक्स टाइम है। ठीक है, तो फिक्स टाइम है तो आप सीधा क्या लगा दोगे, सिंस लगाओगे, फॉर नहीं लगाओगे। मैंने बोला कि वो 2 बजे से सो रही है, फिर मैंने बोला कि वो 2 घंटे से सो रही है, 2 hours आ गया, आवर्स आ गया ना। तो ये कोई वो कौन से 2 घंटे, कोई फिक्स टाइम नहीं है। ठीक है, 2 घंटे से कोई काम हो रहा है, वो कौन से 2 घंटे हैं, वी डोंट नो अबाउट दैट। सो डेफिनेटली वी नीड टू गो विथ व्हाट, फॉर, नॉट सिंस। अब मंडे क्या है यार, मंडे तो आपका एक फिक्स टाइम है। ठीक है, मैंने बोला कि वो मंडे से सो रही है या वो मंडे से काम कर रही है। ठीक है, इसको सोना तो रहने दो, इतना भी लंबा कोई नहीं सोता है, वर्किंग कर लेते हैं इसको आगे। शी हैज़ बीन वर्किंग, तो आप बोलोगे सिंस मंडे, ना कि फॉर मंडे। शी हैज़ बीन वर्किंग फॉर अ वीक, वो 1 हफ्ते से काम कर रही है। ठीक है, सिंस अ वीक नहीं होगा, फॉर अ वीक होना चाहिए। शी हैज़ बीन वर्किंग, अब यहाँ पर आया लास्ट वीक, तो हमेशा याद रखो लास्ट जब भी आ जाता है ना, लास्ट अकेला। ठीक है, तो इसको आप क्या मानते हो, आप ये मानते हो कि भाई जो भी काम हुआ है ना पीछे, जो भी काम हुआ है ना वो पिछला ही है, पिछले हफ्ते की बात चल रही है, तो इसको आप फिक्स्ड मान लेते हो। क्या मान लेते हो, फिक्स्ड मान लेते हो। लेकिन इसके बाद वाला जो टर्म है ना वो सिंगुलर होना चाहिए। जैसे लास्ट वीक है, अगर ये इस तरीके से आ जाता है जैसे नीचे है लास्ट 2 weeks, लास्ट 3 weeks, लास्ट 4 weeks, तब आप सिंस नहीं लगा सकते, तब आप फॉर लगाओगे। इवन इस 4 के पहले दा भी लगाओगे, लास्ट के पहले दा भी लगाओगे। ठीक है, फॉर द लास्ट 2 weeks, ये ऐसा हो जाएगा। बट जब आप लास्ट वीक की प्रॉपर बात कर रहे हो तो फिर यहाँ पर फॉर नहीं आएगा, सिर्फ सिंस आएगा। ठीक है, जैसे अगर मैंने बोला कि आई हैव बीन ट्राइंग, I have been trying to complete my work, ठीक है, since last 1 hour, मैं अपने काम को पिछले 1 घंटे से करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अपने काम को पिछले 1 घंटे से करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपने देखा क्या आया, लास्ट,
तो यहाँ पर क्या आया, सिंस। ठीक है, अब अगर मैंने बोला कि आई हैव बीन ट्राइंग टू कंप्लीट माई वर्क, अब मैंने बोला कि लास्ट 3 hours। ठीक है, तो आपने देखा कि ये तो प्लूरल हो गया, आर्स हो गया, तो सिंस बच्चों प्लूरल के साथ नहीं आता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो लास्ट के पहले दा लगा के यहाँ पर फॉर चिपका देना फटाफट से। आई हैव बीन ट्राइंग टू कंप्लीट माई वर्क फॉर द लास्ट 3 hours। ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल हो गया तो आपको वहाँ पर अब फॉर द लास्ट 3 hours लेना है। तो फॉर लास्ट के साथ भी आता है, सिंस के साथ भी आता है, लेकिन प्लूरल में फॉर आएगा और सिंगुलर में सिंस आएगा। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन हियर। ठीक है, चलिए, इसके अलावा सिंस का यूज़ आप कैलेंडर में सभी चीज़ों के साथ करते हो। कैलेंडर में क्या होता है, जैसे कोई फेस्टिवल है, होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, सबके साथ आप सिंस लगाओगे। आई हैव नॉट मेट माई फ्रेंड सिंस दिवाली। ठीक है, किसी की शादी है, शादी से भी जैसे आई हैव नॉट मेट माई फ्रेंड सिंस हर मैरिज। कोई बर्थ है, किसी की डेथ है, इससे रिलेट अगर आप कर रहे हो तो भी आप सिंस ही लगाओगे। आई हैव नॉट मेट माई फ्रेंड सिंस हर फादर्स डेथ। ठीक है, तो मैं उसके फादर की डेथ की बात कर रही हूँ, जिसके साथ में क्या अप्लाई करूँगी, जिसके साथ में सिंस अप्लाई करूँगी, फॉर अप्लाई नहीं करूँगी। ठीक है, आप क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, PYQs। एज इट हैज़ बीन रेनिंग हैवीली, ठीक है, सिंस 2 hours द चिल्ड्रन आर एट होम। क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है 2 घंटे से, तो बच्चे जो हैं वो घरों में हैं, तो आपने देखा कि सिंस आया है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, 2 hours। तो 2 hours जो है ना बच्चे, ये आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, लेंथ ऑफ टाइम है, 2 घंटे से, 2 बजे से नहीं, 3 बजे से नहीं, 4 बजे से नहीं, 2 घंटे से। तो यहाँ पर सिंस कैसे आ सकता है, यहाँ तो फॉर आना चाहिए था, है ना, यहाँ तो फॉर आना चाहिए था। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है, आपको मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फॉर द पास्ट 3 years माई अंकल इज़ अवे फ्रॉम होम। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा चलो, इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये टेंस से रिलेट है, ये शायद तुम लोगों को करने में प्रॉब्लम हो। देखो, इसमें 2 टाइप की एरर आती है। कोई भी सेंटेंस जिसमें आपका सिंस या फॉर आ गया बच्चे, उसका जो टेंस होना चाहिए ना, वो परफेक्ट का ही होना चाहिए। परफेक्ट का मतलब या तो हैज़, हैव, हैड, बीन होना चाहिए। अगर मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में तो आईएनजी फॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, या फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला कि फॉर द पास्ट 3 years, पिछले 3 सालों से माई अंकल इज़ अवे फ्रॉम होम, मेरे अंकल जो है वो घर से बाहर हैं। तो आपने देखा फॉर आ गया, ये टाइम बता रहा है कि पिछले 3 सालों से। माई अंकल इज़ यहाँ पर बच्चे ये नहीं हो सकता, ये होगा माई अंकल हैज़ बीन अवे, माई अंकल हैज़ बीन अवे फ्रॉम होम। जैसे अगर मैंने बोला कि शी हैज़ या शी इज़ अ क्लब मेंबर, या she is a member of the club, member of the club। ठीक है, फिर मैंने बोला since 2022, वो 2022 से क्लब की मेंबर है। कब से क्लब की मेंबर है वो, 2022 से है। तो आपने देखा कि सेंटेंस के लास्ट में सिंस आ गया, और अगर सिंस आ गया ना बच्चे, तो यहाँ पर इज, एम, आर कुछ नहीं आएगा। आप इज को रिप्लेस कर दोगे और आप यहाँ पर कर दोगे हैव बीन, सॉरी हैज़ बीन, शी सिंगुलर है तो शी हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ द क्लब सिंस 2022। ठीक है, 2022 से वो क्लब की मेंबर है, क्लब की मेंबर है। तो आपको सिंस और फॉर जैसे ही दिखाई देता है, आपको सेंटेंस में परफेक्ट टेंस अप्लाई करना है। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं जल्दी से। अगर मैंने सेंटेंस बोला कि आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ फॉर 20 minutes। कब से पढ़ा रही हूँ, 20 मिनट से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो आपने देखा कि 20 minutes फॉर आ गया, तो सिंस और फॉर के साथ आप सीधा एम हटाओगे और क्या करोगे, हैव बीन कर दोगे। तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 20 minutes। ठीक है, मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ। दैट इज क्लियर टू एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं।
इस क्वेश्चन का आंसर करोगे द ऑर्फन्स हैव बीन क्लैमोरिंग फॉर न्यूट्रिशियस फूड फ्रॉम द पास्ट 2 वीक्स। क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? आपने देखा कि हैव बीन क्लैमोरिंग फॉर न्यूट्रिशियस फूड, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। यह है फ्रॉम द पास्ट 2 वीक्स, पिछले 2 हफ्तों से हम बात करें, पिछले 2 हफ्तों से, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप फ्रॉम तो यूज़ कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। फ्रॉम परफेक्ट के टेंस के साथ यूज़ होता नहीं है, पहली बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर आप परफेक्ट टेंस अप्लाई किया हुआ है तो फ्रॉम तो यूज़ होगा नहीं, और ये फिक्स्ड मतलब सिंस के यूजेस की तरह यूज़ होता है फिक्स टाइम के लिए। तो यहाँ पर प्लूरल लगा है 2 वीक्स, तो यहाँ पर फ्रॉम तो हटा दो और आप इसको फॉर कर दो, ठीक है। आप क्या करोगे, द ऑर्फन्स हैव बीन क्लैमोरिंग फॉर न्यूट्रिशियस फूड फॉर द पास्ट 2 वीक्स, 2 हफ्तों से, पिछले 2 हफ्तों से। चलो, आई होप कि जो अभी तक पढ़ा है सभी को समझ में आ रहा है, क्लियर है। देखो बच्चे, कंडीशनल सेंटेंसेस मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ काफ़ी डिटेल में, तो कंडीशनल मैंने आपको डेफिनेटली स्लाइड में डाला है क्योंकि पूरा इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा जो मैंने आपको पढ़ाया है वो कॉपी पेस्ट करके स्लाइड मैंने बना दी है। आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आपको ऑलरेडी सॉल्व करा चुकी हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी इस सेशन की, तो आपको अगर पढ़ना है तो पूरा उस सेशन को जा करके पढ़ो, रिवाइज करो, ठीक है। सारे कंडीशनल सेंटेंस 100% आपको उसमें मिल जाएंगे, कंप्लीट वीडियो है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ कुछ क्वेश्चंस डाल करके छोड़ दिया है, ठीक है। ये पूरा कंडीशनल ही चल रहा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट रूल पर, जो कि आपका नाउन से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप मेरी क्लासेस अटेंड करते हैं तो आपको पता होगा मैंने उसमें PYQs में बहुत सारे रूल्स कराए हैं। कुछ नाउन्स हैं जो S लेकर के आते हैं, मतलब जो प्लूरल फॉर्म में है, और इनके साथ वर्ब भी आप प्लूरल ही लेते हो, ठीक है। जैसे स्पेशीज़ हैं, आर्म्स हैं, सीजर्स हैं, ट्राउजर्स हैं, पैंट्स हैं, एनल्स हैं, बिलोंगिंग्स हैं, ऑर्ड्स हैं, फायरवर्क्स हैं, गॉगल्स हैं, अर्निंग्स हैं, सन ग्लासेस हैं, क्लॉथ्स हैं, सराउंडिंग्स हैं, स्टेयर्स हैं। ये वो नाउन है जो हमेशा बच्चों कैसे यूज़ होते हैं, प्लूरल यूज़ होते हैं, प्लूरल यूज़ होते हैं, मतलब ये प्लूरल ही है, इनका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता। आर्म करके कोई वर्ड नहीं होता। सीजर करके जो आप यूज़ करते हो ना, ट्राउज़र यूज़ करते हो, कभी जीन बोलते हो? नहीं बोलते हो ना। क्या फ़र्क है ट्राउज़र और जीन्स में? सेम ही है, ठीक है, बस कोई फॉर्मल इनफॉर्मल का डिफरेंस है। तो वो जीन्स को प्लूरल में यूज़ करते हो तो ट्राउजर्स भी प्लूरल में ही यूज़ होगा, पैंट्स प्लूरल में यूज़ होगा, एनल्स प्लूरल में यूज़ होगा। इनका सिंगुलर होता ही नहीं है, एनल नहीं होता, सराउंडिंग नहीं होता, क्लॉथ नहीं होता, सन ग्लास नहीं होता, मतलब अलग सेंस में यूज़ होता है क्लॉथ। तो याद रखिए कि ये जो वर्ड्स हैं ये इसी तरीके से यूज़ होंगे जिस तरीके से लिखे हैं, और अगर कभी ज़रूरत पड़ी इनके साथ वर्ब लगा देने की तो वो वर्ब भी प्लूरल होगी, ठीक है। इस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको सॉल्व करा देती हूँ। देखिए, मैंने बोला द एनल, एनल मतलब होता है रिकॉर्ड, हिस्ट्री। तो एनल ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकेंड इज रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री। बोल रहे हैं कि जो पहला और दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ है उसकी जो हिस्ट्री है वो एनल्स में रिकॉर्डेड है। तो एनल करके कोई वर्ड नहीं होता है बच्चे, एनल्स होता है, ठीक है। एनल्स ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकेंड इज रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री, ठीक है। डाटा, पूरा डाटा जो है उससे रिलेटेड, तो एनल्स होगा, एनल नहीं होगा। द ट्रैवलर वॉज रोब्ड ऑफ हिज बिलोंगिंग बाय डेकॉइट्स। तो बिलोंगिंग कैसे हो सकता है, कोई वर्ड ही नहीं होता है बिलोंगिंग, ये प्लूरल में यूज होता है, ये होता है बिलोंगिंग्स, ठीक है, बाय डेकॉइट्स। मोस्ट ऑफ द डियर स्पीशीज, ये बिल्कुल करेक्ट है। देखो स्पीशीज के साथ हमने आर यूज किया, ये भी करेक्ट है, आर अफ्रीकन। वी नीड अ बायनोकुलर्स। देखो बायनोकुलर्स मतलब होता है दूरबीन। कोई भी वो चीज़ जो 2 पार्ट्स में है वो हमेशा प्लूरल में यूज़ होती है, जैसे स्पेक्टिकल्स हैं, जैसे गॉगल्स हैं, जैसे बायनोकुलर्स हैं, जैसे टोंग्स हैं मतलब चिमटा, ठीक है। आपके सॉक्स हैं, आपकी जीन्स है, ट्राउजर्स हैं, पैंट्स हैं, ये प्लूरल में, ये 2 पार्ट्स में है, पेयर्स में है तो प्लूरल होता है। अब याद रखो कि लेकिन मुझे ये कहना है कि वी नीड अ बायनोकुलर्स, या मुझे बोलना है कि मेरे पास एक स्पेक्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल ए और एन के बाद तो आप प्लूरल नाउन लिख नहीं सकते, है ना। लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते। आई हैव अ सीजर्स नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि सीजर्स प्लूरल है और आपने उसके पहले ए और एन आर्टिकल लगा दिया, जबकि ए और एन आर्टिकल अपने बाद तो हमेशा नाउन कैसा लेता है, सिंगुलर लेता है।
ठीक है, तो क्या सिंगुलर बना दोगे? नहीं, अगर सिंगुलर बनाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर में वो वर्ड होता ही नहीं है, बाइनोकुलर कुछ होता ही नहीं है, स्पेक्टिकल होता ही नहीं, सीजर होता नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप उसको बताने के लिए क्वांटिटी आप उसके पहले कर दोगे अ पेयर ऑफ, या फिर आप कर दोगे अ पीस ऑफ। ठीक है, तो पेयर ऑफ यहाँ पर मैं कर रही हूँ। ठीक है, पेयर ऑफ ही आप ज़्यादातर काउंटेबल नाउन के लिए करते हो। तो वी नीड अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स टू सी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। तो आपको यहाँ पर पेयर ऑफ लगाने की ज़रूरत है, अ पेयर ऑफ। ठीक है, सो वी नीड अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स टू सी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। When India won the final in 2011, जब इंडिया फाइनल जीती थी 2011 में, तो क्या हुआ था, फायर वर्क स्टार्ट हो गया था। तो फायर वर्क नहीं होता है बच्चे, फायर वर्क्स होता है। ठीक है, फायर वर्क इज इनकरेक्ट, फायर वर्क्स शुड बी यूज्ड। नेक्स्ट, ये भी नाउन से रिलेटेड रूल है। जब भी आप किसी सेंटेंस में 100 का यूज़ करते हैं, 1000 का यूज़ करते हैं, डजन का करते हैं, पेयर का करते हैं, स्कोर का करते हैं, मिलियन का करते हैं, बिलियन का करते हैं, करोड़ या फिर लाख, इनमें से किसी का भी यूज़ करते हैं, और अगर इसके पहले कोई भी न्यूमेरिकल ऑब्जेक्ट गिवन है, न्यूमेरिकल ऑब्जेक्ट मतलब 1 2 3 4 करके कुछ भी दिया है, तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सिंगुलर में यूज़ किए जाएंगे, ये प्लूरल में यूज़ नहीं किए जाएंगे। ठीक है, जैसे आप ऐसे ही बोलते हो ना कि 200 रुपये, 200 बोलते हो ना कि 200 बोलते हो। जैसे हम बोलते हैं 5000 रुपये, तो कभी हम ऐसा बोलते हैं कि मेरे पास 5000 रुपये हैं, नहीं बोलते। हम ऐसा बोलते हैं ना कि 2 दर्जन मैंने केले खरीदे, 2 दर्जन, कि कभी ऐसे बोलते हो कि 2 दर्जनों खरीदे, नहीं। ठीक है, तो ये वर्ड्स 5 लाख रुपए हैं, ना कि 5 लाखों रुपए हैं। तो ये वर्ड्स सिंगुलर होते हैं अगर इनके पहले कोई न्यूमेरिक क्वांटिटी लगी है तो, और अगर न्यूमेरिक क्वांटिटी नहीं लगी है तो ये वर्ड्स प्लूरल होते जाते हैं। मतलब जैसे मैंने बोला कि यार हज़ारों लोग थे वहाँ पर, तो हज़ारों कब बोलते हो, जब आपको क्वांटिटी नहीं पता कि कितने हज़ार, तो आप बोलोगे थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर देयर, तो थाउजेंड्स आप वहाँ पर यूज़ करोगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से सेंटेंसेस को बनाओगे कि मेरे पास तो लाखों रुपए हैं। लाखों रुपए कब बोलोगे, जब क्वांटिटी नहीं बता रहे होगे कितने लाख हैं, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 50 लाख, 80 लाख, नहीं पता, तो आप बोलते हो लाखों। करोड़ों कब बोलते हैं, जब क्वांटिटी नहीं पता है। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने बोला देयर वर 2 स्कोर्स शॉप्स इन दी फेयर। 2 आ गया, स्कोर्स नहीं होगा, स्कोर होगा। 2 स्कोर शॉप्स इन दी फेयर, फेयर मीन्स मेला। Over 10,000 people attended the ground-breaking ceremony of the hotel. 10,000 कैसे हो सकता है भाई, 10,000 क्या होता है, 10,000 होता है, नहीं, over 10,000 people। ठीक है, 10,000 से भी ज़्यादा लोग, हम बोलते हैं ना। Have you seen my new pairs of shoes? Pairs of shoes ये करेक्ट है। ठीक है, according to IBPS 50 lakhs students have filled the clerk exam in 2021। एक 50 lakhs स्टूडेंट्स कैसे हो सकते हैं, 50 लाख स्टूडेंट्स होगा, हैव फिल्ड दी लाइक क्लर्क एग्जाम इन 2021। आई स्पेंड $800 इन लंच, मैंने $800 स्पेंड कर दिए लंच में, गलत हो गया, 100 कैसे हो सकता है, 100 होगा, 800 है ना। हिंदी में भी सही बोलते हो, 500 600 700 वैसे ही है। ये रूल मैंने बहुत बार पढ़ाया है, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, अभी फिर से बता रही हूँ कि ये जितने भी वर्ड्स हैं इनके बाद नाउन प्लूरल होता है बच्चे। ऑफ वाले जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, वन ऑफ हो गया, सम ऑफ हो गया, ईच ऑफ हो गया, एवरी वन ऑफ हो गया, आइदर ऑफ हो गया, नाइदर ऑफ हो गया, नन ऑफ हो गया, मैनी ऑफ हो गया, सीरीज ऑफ हो गया, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, अ डील ऑफ, एनी ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ। सारे ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है, सारे ऑफ के बाद नाउन कैसा होता है, प्लूरल होता है। बाहुबली इज वन ऑफ माई फेवरेट मूवी, सही है, नहीं, बाहुबली इज वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज। नन ऑफ द कैंडिडेट पास्ड द टेस्ट, ना, नन ऑफ द कैंडिडेट्स पास द टेस्ट। वी मस्ट ईट सम एप्पल्स, सम के बाद सम मतलब क्या होता है, कुछ, तो सम एप्पल्स, कुछ एप्पल्स इन ब्रेकफास्ट। ये इसको ऐसा कर लो, ईच ऑफ द इन्वाइटीज, ईच ऑफ द इन्वाइटीज अटेंडेड द पार्टी। ईच ऑफ, ईच के साथ ऑफ लगा है तो ही प्लूरल होगा, लेकिन अगर ईच अकेला लगा है तो ईच के बाद नाउन सिंगुलर आता है। ईच के बाद नाउन कैसा आता है, सिंगुलर। जैसे हम बोलते हैं ईच बॉय, ईच गर्ल, ठीक है, ईच स्टूडेंट, लेकिन अगर वहीं आप लिख रहे हो ईच ऑफ, तो उसके बाद नाउन प्लूरल आ जाता है। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द गर्ल्स, रिमेंबर दिस। नाइदर ऑफ द 5 थीव्स बिल्कुल करेक्ट है। आइदर
इसको भी ऑफ कर लो। आइदर ऑफ दी स्टूडेंट्स कैन आंसर द क्वेश्चन। बिफोर वेडिंग आई हैव सम वर्क टू डू टू फिनिश। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ नाउन्स होते हैं जो कि दिखने में सिंगुलर है, ठीक है, मतलब जो कि दिखने में प्लूरल है, सॉरी, बट इनको आप सिंगुलर कंसीडर करते हो और इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर लेते हो। ठीक है, एक क्या है, न्यूज़ है, ये न्यूज़ ही होता है, नाउन फॉर्म में न्यू नहीं होता है, न्यू एडजेक्टिव हो जाता है, न्यू मतलब होता है नया। पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, गैलॉस, मीन्स, बिलियर्ड्स, एथिक्स, समन्स, समन्स पता ही है ना, ऑर्डर जो भेजा जाता है, समन करके नहीं होता है, समन्स ही होता है। इनिंग्स, डार्ट्स, ये सारे आपके प्लूरल हैं दिखने में, लेकिन इनके साथ जो वर्ब आप अप्लाई करेंगे वो सिंगुलर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए हमेशा। देखो, द अक्यूज्ड रिसीव्ड अ समन, तो समन नहीं होता है, ये क्या होता है? समन्स होता है। समन, समन करके कोई वर्ड ही नहीं होता है बाय द कोर्ट। सिंस लॉन्ग नो न्यूज़ हैव बीन हियर्ड ऑफ हर, बहुत लंबे समय से उसके बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं सुनी है, तो हैज़ बीन, क्योंकि ये दिखने में भले प्लूरल है लेकिन है ये सिंगुलर। बोट इज़ द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन करके कोई वर्ड ही नहीं होता इन सुंदरबन एरिया। पीपल से मैरिज इज द सेकेंड इनिंग्स ऑफ लाइफ, इनिंग नहीं होता है, आप बोलते हैं ना कौन सी इनिंग चल रही है, इनिंग नहीं होता, इनिंग्स होता है, सेकेंड इनिंग्स ऑफ लाइफ। ये वर्ड्स अपने माइंड में सेट कर लो, ये प्लूरल ही होते हैं बच्चे, ये सिंगुलर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, आपने देखा है कि मैं बहुत ज़्यादा आपको करा भी रही हूँ। इसमें इक्विपमेंट भी एक ऐड कर लो जो कि बहुत एग्जाम में आ रहा है। कुछ नाउन्स हैं जो कि हमेशा सिंगुलर ही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, वो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। ठीक है, वी शुड नॉट यूज आर्टिकल ए एन विथ सच नाउन्स, हम इन नाउन्स के पहले आर्टिकल ए और एन यूज नहीं करेंगे। सिंगुलर यूज किए जाते हैं, मतलब ये जैसे लिखे ना ये ऐसे यूज किए जाते हैं, इनमें ई एस आई ई एस मत लगा देना। जैसे सीनरी है तो ये सीनरीज मत कर देना, ये अपने आप में प्लूरल है, सीनरी प्लूरल वर्ड है। पोइट्री है, ठीक है, फर्नीचर सिंगुलर है। एडवाइस, एडवाइसेस नहीं होता है, इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है, हेयर्स नहीं होते हैं, बिजनेसेस नहीं होते हैं, मिसचीफ्स नहीं होते हैं, ब्रेड्स नहीं होता है, स्टेशनरीज नहीं होता है, क्रॉकरीज नहीं होता है, लगेजेस, बैगेजेस, नॉलेजेस, मनीज, ज्वेलरीज, इक्विपमेंट्स, अल्फ़ाबेट्स। ये वर्ड्स याद रखो, ये जैसे दिए हैं ये ऐसे ही होते हैं, इनका कभी प्लूरल बनाने की कोशिश मत करना, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, हर लॉन्ग हेयर्स अट्रैक्टेड एवरीवन इन द पार्टी, गलत हो गया, हेयर्स होते ही नहीं है। हर लॉन्ग हेयर अट्रैक्टेड एवरीवन इन दी पार्टी, जब हम बालों की बात करते हैं तो हेयर यूज़ होता है, लेकिन हाँ हम बोलते हैं ना कि यार मुझे ये सूप में 2 बाल मिले, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो 2 हेयर, जहाँ पर आप गिन रहे हो कि यार मेरी प्लेट में ना 2 बाल आ गए, खाना खा ली थी प्लेट में बाल आ गए, तो वहाँ पर आप हेयर लगा सकते हो। लेकिन जब आप पूरे बालों, सर के बालों की, घने बालों की बात करते हो तो वो हेयर ही होता है और वो प्लूरल नहीं हो, क्योंकि अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है। द ऑनर सोल्ड ऑल हिज ओल्ड फर्नीचर्स, फर्नीचर्स होता ही नहीं है, फर्नीचर होता है। शी इज़ फॉन्ड ऑफ स्पार्कलिंग ज्वेलरीज, नहीं होता है बेटा, ज्वेलरी होता है। शी इज़ फॉन्ड ऑफ स्पार्कलिंग ज्वेलरी। वाजपेयी जी इज़ नॉन फॉर हिज मोटिवेशनल पोइट्रीज, तो पोइट्री होता है, पोइट्रीज कैसे हो सकता है। सिंस लॉन्ग नो न्यूज़ हैज़ बीन हर्ड ऑफ हर, हैव नहीं होगा, न्यूज़ सिंगुलर है तो आप उसको सिंगुलर ही फॉर्म करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो, इन यूजेस को रिवाइज कीजिए। मैं और भी छोटी छोटी वीडियोस बनाती रहूँगी जिससे आप अपने रूल्स को रिवाइज करते रहेंगे और PYQ सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिया है एक या दो, उसको ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा। ठीक है, उसके आंसर्स सारे बच्चे जो सेशन को देख रहे हैं एक बार ये सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश विद गजाला मैम, वही जो मेरे चैनल का नाम यूट्यूब पर है वही सेम मेरा टेलीग्राम पर है। ठीक है, सेम स्पेलिंग, एवरीथिंग इज सेम। थैंक यू सो मच, बाय गाइज एंड टेक केयर। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, स्कैन करके भी आप पहुँच सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली वोकैबलरी मिलती है 12 बजे। ठीक है, डेली क्विज मिलते हैं रात 9 बजे, और आपको लाइव क्लास जो भी हमारी होती है 8 बजे, उन सारी क्लासेस की लिंक्स मिलती हैं क्लास से थोड़ी देर पहले या उससे भी पहले, और उस क्लास की आपको क्या भी मिलती है, PDF भी मिलती है। कितने बजे आपको मिलती है PDF? 9:15 पर।
ठीक है। शॉर्ट वीडियोस के लिंक्स मिलते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अवेलेबल है। तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो बाय गाइस, टेक केयर, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। और 8 बजे मुझे लाइव ज्वाइन कीजिए एवरीडे। बाय, टेक केयर।